कहानी की शुरुआत क्रिसमस की शाम से होती है, जब हर घर रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। इन्हीं पलों में मनेल नाम का एक शख्स अपनी पत्नी संग बड़ी बहन के घर आया हुआ था। वो अपने छोटे भतीजे के साथ खेलते हुए खुश दिख रहा था। रात गहराने पर उसने भतीजे को सुलाया और बहन से विदाई लेकर पत्नी के साथ लौटने लगा। रास्ते में पत्नी गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। मनेल ने गौर किया और पूछा, क्या हुआ, कुछ कहोगी? पत्नी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो। पत्नी अचानक कहती है, मुझे बच्चा चाहिए। मनेल मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी, पर अभी सही समय नहीं है। ये सुनकर पत्नी नाराज हो गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी सामने से एक कार तेजी से निकली और उनका संतुलन बिगड़ गया। पत्नी ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, मगर गाड़ी गलत दिशा में चली गई। तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकरा गया। जोरदार हादसे में गाड़ी पलट गई। मनेल किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पत्नी की जान चली गई। एक साल बाद वही मनेल अब अपनी बिल्ली के साथ उस सुनसान बड़े घर में जी रहा है। उसे टीवी पर पता चला कि एक अजीब वायरस देश भर में तेजी से फैल रहा है। सरकार ने चेतावनी दी कि हालात बिगड़ने पर सीमाएं बंद हो सकती हैं और लोगों को जहां है वहीं रुकना होगा। इस वायरस से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। वो बेहद हिंसक, बेकाबू और खतरनाक बन जाता है, मानो कोई पागल शिकारी हो। वे दूसरों पर हमला करते और काटने तक से बाज नहीं आते, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करते थे। फिलहाल वैज्ञानिकों ने थोड़ी रोकथाम की है, जिससे संक्रमित लोग अब काटने जैसे हमले नहीं कर रहे। यही इस बीमारी का पहला रूप माना गया। हर तरफ सिर्फ उसी वायरस की बातें थी। लोग सोच रहे थे ये कैसे शुरू हुआ, मगर मनेल पर कोई असर नहीं पड़ा। पत्नी की मौत ने उसे पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए उसने एहतियात की परवाह नहीं की और कार से शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई जगह बड़े बड़े बोर्ड दिखे, अंत की शुरुआत में आपका स्वागत है। इन शब्दों ने माहौल और डरावना बना दिया। आगे चलकर वो समुद्र किनारे पहुंचा। दरअसल उसकी पत्नी ने कभी एक नाव खरीदी थी, जिसे मनेल बेचने आया था। ग्राहक से सौदा करने के बाद वो वापसी की ओर बढ़ा। अचानक मनेल के फोन पर उसकी बहन बेलेन का कॉल आता है, मगर वो उठाता नहीं। इसके बाद वो एक दुकान पहुंचता है, जहां लोग खाने पीने का सामान ऐसे लूट रहे थे मानो सब खत्म होने वाला हो। सरकार ने कहा था कि सिर्फ जरूरी चीजें ही ले, पर डर इतना था कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा जमा कर रहा था। माहौल अराजक था, जैसे हर किसी को लॉकडाउन का खौफ हो। सामान लेकर जब मनेल घर लौटा तो उसने बहन को कॉल किया। बेलेन ने बताया कि उसका पति आर्मी में है और इसी वजह से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक द्वीप पर भेजा जा रहा है। बेलेन कहती है, हमें वायरस से बचाने के लिए वहाँ एक घर दिया जाएगा। भाई, तुम भी हमारे साथ चलो, हम आज रात निकल रहे हैं। लेकिन मनेल तुरंत इनकार कर देता है। बहन फिर भी आग्रह करती है, इस मुश्किल घड़ी में हमें साथ रहना चाहिए। तुम्हारे नजदीकी एयरपोर्ट से भी फ्लाइट मिल जाएगी, इसलिए तुम कल आना, जरूर आना। मनेल शुरुआत में राजी नहीं था, मगर बहन की लगातार जिद के आगे झुक गया और मन ही मन सोच लिया कि शायद जाना ही बेहतर होगा। सुबह मनेल अपनी बिल्ली को साथ लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई गाड़ियां उसी दिशा में बढ़ रही थी। सबका मकसद आइलैंड पहुंचना था। गाड़ी में वो खबरें सुन रहा था, तभी सूचना आई कि वायरस का दूसरा वेरिएंट फैल चुका है। इस बार संक्रमण और डरावना था। रात के समय सक्रिय होकर ये खून के जरिए फैलता है। खबर सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। एयरपोर्ट पहुंचकर मनेल ने देखा कि टिकट काउंटर पर लंबी कतार थी। हर कोई आइलैंड जाने के लिए बेचैन खड़ा था। लेकिन तभी घोषणा हुई कि आइलैंड की सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। ये सुनते ही भीड़ घबरा गई कि अब वहां कैसे पहुंचा जाए। उसी वक्त मनेल के फोन पर बहन बेलेन का कॉल आया। उसने बताया कि वायरस के नए वेरिएंट के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और कोई उड़ान नहीं जाएगी। उसने कहा, फिलहाल तुम घर लौटो, बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें हालात की खबर देती रहूंगी और आगे का रास्ता बताऊंगी। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। मनेल भी किसी तरह अपनी बिल्ली को संभालते हुए बाहर निकला और कार छोड़कर पैदल ही घर की ओर बढ़ गया। वापसी के रास्ते में मनेल को लंबा ट्रैफिक जाम मिला। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी हालात नहीं बदले तो उसने बिल्ली को उठाया और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। देर रात जब वो पहुंचा तो सामने का नजारा चौंकाने वाला था। उसके पड़ोसी के घर को सेना ने घेर रखा था। चारों ओर एक पारदर्शी टनल जैसा ढांचा बना था, जिसके भीतर से सैनिक उसके पड़ोसी को खींचते ले जा रहे थे। पता चला वो शख्स वायरस के नए रूप से संक्रमित था। ये देख मनेल भीतर गया और थका हुआ सो गया। अगली सुबह उसकी बहन बेलेन का कॉल आया। बेलेन ने बताया कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार अब लोगों को बचाने के लिए एक सेफ जोन बना रही है, जहां सभी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बाहर से सुनने में ये सुरक्षित जगह लगती है, लेकिन असल में खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब बहुत से लोग एक ही जगह होंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना कई गुना ज्यादा होगी। इसलिए उसने मनेल से कहा, कभी घर मत छोड़ना और सेफ जोन मत जाना। जैसे ही हालात संभलेंगे हम तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। मनेल ने टीवी पर देखा कि अब देश की सीमाएं भी बंद कर दी गई है। फोन चेक करने पर उसे कई वीडियो मिली, जिनमें दिख रहा था कि संक्रमित लोग कैसे हिंसक होकर दूसरों को दूसरे वेरिएंट से संक्रमित कर रहे हैं। ये सब देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? तभी सरकार की ओर से एक आपात संदेश आया कि कुछ घंटों में सभी को घरों से बाहर निकलने की मनाही होगी और बाजार भी पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। घबराकर मनेल खाने पीने का सामान लेने स्टोर पहुंचा, लेकिन तब तक लोग शेल्फ पूरी तरह खाली कर चुके थे। जिन चीजों को मनेल उठाना चाहता था उन पर भी लोग टूट पड़े और आधा सामान छीना-झपटी में गायब हो गया। उसने जैसे तैसे कुछ सामान बैग में रखा और बाहर निकल आया।
तभी उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी। एक संक्रमित व्यक्ति पुलिसकर्मी पर हमला कर रहा था। मनेल के हाथ में एक डंडा था तो वो मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन संक्रमित का ध्यान बदलकर उसकी ओर हो गया और वो पूरी ताकत से मनेल की तरफ झपटा। मनेल जान बचाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक गोली की आवाज गूंजी। वो संक्रमित जमीन पर गिर पड़ा। गोली पुलिस वाले ने चलाई थी। मनेल तुरंत उसकी मदद करने पहुंच गया, लेकिन अधिकारी खुद संक्रमित हो चुका था। उसने मेनेल को दूर जाने को कहा और अकेले ही अपनी जान ले ली ताकि किसी और को खतरा न हो। मेनेल घर लौटा और तुरंत सुरक्षा के इंतजाम करने लगा। उसने दरवाजे पर ताले, सलाखें और भारी चाबियां लगा दी ताकि कोई अंदर न घुस सके। कुछ ही देर बाद नेटवर्क भी बंद हो गया। रात में सेना एक बस लेकर इलाके में पहुंची। उन्होंने घोषणा की कि जो भी लोग जीवित हैं वे तुरंत बस में सवार हो जाएं ताकि उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया जा सके। वो अपने घर की सारी लाइट्स बुझाकर चुपचाप कोने में छुप जाता है ताकि कोई उसे पकड़कर बाहर न ले जाए। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेनेल ही बचा है। अकेलापन उसे खाए जा रहा है। अपनी बहन के लिए कैमरे पर बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस खाना खत्म हो गया है। वीडियो भेजने की कोशिश करता है मगर नेटवर्क बंद है। उसे एहसास होता है कि बीमारी से भले न मरे लेकिन भूख उसे जरूर मार डालेगी। मजबूर होकर वो हथियार उठाता है और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। मेनेल कई घरों में खोज करता रहा लेकिन कहीं भी खाने का अतापता नहीं मिला। वो अपने इलाके से काफी दूर निकल आया था। एक घर में उसे व्हील चेयर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला मिली जिनके पैर साथ नहीं देते थे। मेनेल को लगा शायद यहाँ भोजन होगा मगर घर खाली था। महिला ने कहा, मैंने आसपास के कुछ घर देखे हैं, शायद वहाँ कुछ बचा हो। उसकी बात मानकर मेनेल आगे बढ़ा और सच में एक जगह थोड़ा सा राशन मिल गया। वो उसे वापस लाया और दोनों ने मिलकर पेट की आग शांत की। बुजुर्ग औरत ने कहा, अगर तुम सेना संग चले जाते तो शायद हालात ऐसे न होते। भूख इंसान को हैवान बना देती है वरना हम एक दूसरे पर टूट पड़ते। मेनेल शांत स्वर में बोला, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मैं फिर खोज करूंगा। वो आगे बढ़ा और एक घर में उसे काफी राशन मिल गया। खुशी खुशी वो उसे लेकर लौटा। उस रात दोनों ने भरपेट खाना खाया। औरत मुस्कुरा उठी। बातचीत में मेनेल ने अपनी पत्नी का जिक्र किया और बोला, शुक्र है कि वो अब इस हालात को देखने के लिए जिंदा नहीं है। हमारे पास तो खाने तक का सहारा नहीं है, महिला बोली। कुछ देर बात करने के बाद मेनेल अपने घर लौट आया। वो रोजाना अपनी बहन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता और नेटवर्क आने की उम्मीद में सेव करता रहता। थक कर वो सो गया। तभी अचानक वॉकी टॉकी से बूढ़ी महिला की आवाज आई, जल्दी रेडियो चालू करो। मेनेल ने तुरंत रेडियो ऑन किया। दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों की आवाज गूंज रही थी, जो भी जिंदा है वे सुरक्षित क्षेत्र में बने कैंप तक पहुंचे। हम आपको बाहर निकालने आ रहे हैं। सरकार ने जिंदा बचे लोगों को आयरलैंड भेजने का ऐलान किया। वॉकी टॉकी पर बुजुर्ग महिला बोली, मुझे भरोसा नहीं, इतनी भीड़ में संक्रमण और तेजी से फैलेगा। मेनेल ने जवाब दिया, पर यहाँ खाने का संकट है, हमें वहाँ जाना होगा। महिला ने कहा, मैं व्हील चेयर पर हूँ, जा नहीं पाऊंगी। मेनेल दृढ़ स्वर में बोला, ये मेरा फर्ज है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अगली सुबह वो अपना सामान समेटकर उसके घर पहुंचा, लेकिन अंदर जाकर देखा तो महिला निर्जीव पड़ी थी। उसने ज्यादा दवाइयाँ खाकर खुद ही अपनी जान ले ली थी। वहाँ उसे एक पत्र मिला, मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये रास्ता चुना। अब तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा। मेनेल भारी मन से बाहर निकला। तभी एक संक्रमित महिला ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए उसने उसे धक्का दिया और गोली चला दी, लेकिन ये करना उसके लिए बेहद तकलीफदेह था। बाद में उसने फिर अपनी बहन के लिए संदेश रिकॉर्ड किया, अब संक्रमित सड़कों पर उतर आए हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम मुझे लेने आओगी, इसलिए अब मैं खुद ही तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सोचकर मेनेल सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ा जहाँ से लोगों को द्वीप भेजा जा रहा था। रास्ता बंद मिला तो उसने जंगल से होकर जाने का निर्णय लिया। पीछे से संक्रमित झुंड उसका पीछा करने लगे, लेकिन उसने बाइक की रफ्तार धीमी नहीं की। किसी तरह वो उस कैंपिंग एरिया तक पहुंच गया, मगर वहां का नजारा डरावना था। चारों ओर लाशों के ढेर थे। जो लोग यहाँ शरण लेने आए थे वे सब संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। अचानक उसकी बाइक एक शव से टकराई और पलट गई। इसी टक्कर में बिल्ली वाला बॉक्स दूर जाकर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसने बाइक दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए, मगर इंजन बंद ही रहा। मजबूरन वो बिल्ली वाला डिब्बा उठाकर भागा और जंगल से निकलकर एक इमारत में घुस गया। पीछे से संक्रमित दीवारों और दरवाजे पर जोर से टकराने लगे। किसी तरह वो पिछली गली से निकल भागा। आगे उसे किनारे पर एक छोटी नाव दिखी, लेकिन उस पर खून के धब्बे देखकर उसका मन दहल गया। तभी नजदीकी केबिन से हल्की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा अंदर एक छोटा बच्चा पड़ा था, जो संक्रमण से ग्रस्त होकर बेहद कमजोर हो चुका था। मेनेल के मन में ख्याल आया, अगर कोई पूरी तरह संक्रमित होता तो मैं गोली चला देता और जहाज ले लेता, लेकिन ये बच्चा, इसे कैसे मार दूं? यही सोचकर उसने जहाज पर रुकने के बजाय एक छोटी नाव ली और समुद्र की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने बहन बलान को संदेश रिकॉर्ड किया, तुम सही थी, सेफ जोन सिर्फ धोखा था, वहाँ भी लोग मर गए या संक्रमित हो गए। सफर लंबा खिंचता गया और रात गहराने लगी। लहरों में उसे कई डूबे हुए संक्रमित शव तैरते दिखे। तभी अंधेरे पानी से एक और छोटी नाव उसकी ओर बढ़ती नजर आई। मेनेल ने हाथ उठाकर इशारा किया और नाव रोक दी। जहाज पर खड़े लोग तुरंत उस पर बंदूक तान देते हैं। वो चिल्लाकर कहता है, मैं संक्रमित नहीं हूँ। जांच के बाद उसे जहाज पर चढ़ा लिया जाता है। फिर वे सब एक बड़े जहाज की ओर बढ़ते हैं। मेनेल और उसकी बिल्ली को खाना दिया जाता है। वहाँ 3 लोग थे, एक पायलट, जहाज का कप्तान और उसका बेटा। पायलट ने मेनेल को आराम के लिए केबिन दिया। मेनेल ने पूछा, क्या तुमने सिर्फ मुझे ही जिंदा पाया? पायलट बोला, हाँ, तुम पहले हो। उसके बाद मेनेल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ एक परिवार उनकी ओर नाव से आ रहा था। अगली सुबह मेनेल उन लोगों से मिला जो पहले से जहाज पर रह रहे थे। उसने पायलट से पूछा, वो परिवार जो कल रात मदद मांगते हुए हमारी ओर आ रहा था, वो अब कहाँ है? पायलट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कल रात कोई नहीं आया। ये सुनकर मेनेल हैरान रह गया। उसने चारों ओर गौर से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने पायलट से कहा, यकीन है कि वो लोग आए थे और उन्हें नीचे तहखाने में रखा गया है। पायलट ने उसकी ओर देखा और बोला, इतना मत सोचो, बस चुपचाप रहो। मेनेल के मन में और भी शक गहराने लगा।
मैनेल ने पायलट से कहा, अगर तुम सच में पायलट हो तो जहाज पर क्यों? आसपास विमान और हेलीकॉप्टर पड़े हैं, हम उनका इस्तेमाल करके द्वीप पहुंच सकते हैं। ये सुनकर पायलट भड़क गया, अगर जिंदा रहना है तो बेकार सवाल मत करो। मैनेल चुप तो हो गया, मगर मन ही मन सोचने लगा कि उसे अकेले ही निकलना होगा। रात को भागने की तैयारी में वह फिर उस परिवार को याद करने लगा। खोजते खोजते जब वो बेसमेंट तक पहुंचा तो दंग रह गया। वहाँ वही परिवार बंधा पड़ा था, उनके हाथ पांव कसकर बांधे गए थे और मुंह पर पट्टियां चिपकी थी। मैनेल ने एक कैदी के मुंह से पट्टी हटाई। उसने कांपती आवाज में पूछा, हमारी औरत और बच्चा कहाँ है? मैनेल ने सिर हिलाया, मुझे सच में नहीं पता। तभी कप्तान का एक आदमी अंदर आया और बंदूक तान दी। गोली चलने ही वाली थी कि मैनेल ने दोहराया, मुझे नहीं मालूम। ठीक उसी समय पायलट आ गया और उसने उस आदमी को मार गिराया। गुस्से में पायलट बोला, तुझे कहा था इन मामलों में मत पड़। मैनेल अब और कुछ नहीं बोला। मौका पाकर वो बिल्ली और छोटी नाव लेकर भाग निकला, मगर दूर से कप्तान के लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। कप्तान के लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अफरा तफरी में वो आदमी मारा गया जिसे अभी अभी बचाया गया था और पायलट भी गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह मैनेल उसे लेकर तट तक पहुंचा और पास के अस्पताल में ले आया, क्योंकि वहीं से छत पर हेलीकॉप्टर लिया जा सकता था। रास्ते में मैनेल ने पायलट से पूछा, उस औरत और बच्चे का क्या हुआ? पायलट ने दर्द भरी आवाज में कहा, कप्तान बहुत नीच है। वो लोगों को बहला फुसलाकर द्वीप तक ले जाता है, मरे हुए को गुलाम बनाता है और औरतों पर जुल्म करता है। ये सुनकर मैनेल के भीतर भी गुस्से की आग भड़क उठी। पायलट ने कहा, जब हालात ठीक होंगे ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए जो मुसीबत में दूसरों का फायदा उठाते हैं। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, कुछ लोग सामने आए। मैनेल ने मशीन गन उठाई और सबको ढेर कर दिया। फिर वो पायलट संग भीतर गया, मगर वहाँ न डॉक्टर थे न नर्स, सिर्फ खून और तबाही के निशान। साफ था कि यहाँ भी मौत हावी हो चुकी थी। तभी अचानक मैनेल ने पायलट पर वार कर दिया और उसे खत्म कर दिया। मरते समय पायलट बस इतना कह पाया, अपनी गोली निकालो। मैनेल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये सब करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना उसका काम नहीं था, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। जब वो सामान लेने लौटा तभी पीछे से एक संक्रमित उस पर टूट पड़ा। बड़ी मशक्कत से उसने गोली चलाकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही दर्जनों संक्रमित उस ओर उमड़ पड़े और उसका पीछा करने लगे। मैनेल जान बचाकर भागा ही था कि अचानक एक नर्स उसके सामने आ गई। उसने मैनेल को संभाला और जल्दी से एक गुप्त रास्ते से ले गई, उस हिस्से में जहां अब तक संक्रमितों का साया भी नहीं पहुंचा था। उस नर्स के साथ वहां एक डॉक्टर और 3 छोटे बच्चे भी थे। मैनेल इलाज के लिए दूसरे कमरे में गया और थोड़ी देर बाद लौटा तो बोला, गोली निकाल दी है, अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। बातचीत में उसने बताया कि वो असल में पायलट है, इसलिए यहाँ मौजूद हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। नर्स ने सिर हिलाया, हाँ हेलीकॉप्टर है, लेकिन वे नीचे खड़े हैं और चारों ओर संक्रमितों की भीड़ है, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। मैनेल ने शांत स्वर में कहा, जब हमारी दुर्घटना हुई थी तब भी हालात ऐसे ही थे और मैंने रास्ता ढूंढ लिया था। मैनेल उस जगह लौटा जहाँ उसकी पत्नी की मौत हुई थी। आंखें भर आईं और उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम माँ बनना चाहती थी और मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। भारी मन के साथ वो ऊपर चढ़ा और सोचने लगा कि हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित कैसे पहुंचा जाए। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। लगातार नोटिफिकेशन आने लगे, मतलब नेटवर्क लौट आया था। उसने फोन खोला तो देखा बहन के वीडियो मैसेज थे, हम द्वीप पर पहुंच गए हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा है। बहन का मैसेज चल रहा था, हम यहाँ बहुत खुश है, सब ठीक है। मैनेल अपने हालात बताने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बाहर कुछ गुंडे आ गए थे जो खाना लूटने पहुंचे थे। मैनेल तुरंत नीचे उतरा और सबको चेताया, हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। फिर सब संक्रमितों से बचते हुए आगे बढ़े। तभी एक संक्रमित ने झपटकर डॉक्टर को काट लिया। मैनेल ने उसे गोली से मार डाला, मगर उसके मन में डर बैठ गया, क्या मैं भी अब संक्रमण का शिकार हो चुका हूँ? नर्स ने बच्चों को संभालते हुए कहा, मैं उनका ध्यान रखूंगी। इसके बाद सब आगे बढ़े। लक्ष्य था किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। मैनेल ने आसपास देखा तो बैरिकेड और टायर पड़े थे। उसने जल्दी जल्दी उन सबको जोड़कर एक घेरा बना लिया ताकि वे लोग उसके अंदर से सुरक्षित रास्ता निकाल सके। योजना सफल होती दिख रही थी, लेकिन तभी एक टायर फंस गया। मैनेल ने उसे खींचकर हटाने की कोशिश की। अचानक टायर जोर से फट पड़ा और गूंजती आवाज पूरे इलाके में फैल गई। पल भर में संक्रमितों का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। संक्रमित झुंड हेलीकॉप्टर तक पहुंच नहीं वाला था। मैनेल ने पूरी ताकत से उनका ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलानी शुरू की। आवाज सुनकर सारे संक्रमित उसकी ओर मुड़ गए। इस मौके का फायदा उठाकर नर्स, बच्चे और पायलट हेलीकॉप्टर ठीक करने की कोशिश करने लगे। मैनेल बैरिकेड्स के पास अकेला लड़ता रहा, मगर भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हेलीकॉप्टर का इंजन गड़गड़ाया और चालू हो गया। पायलट ने इशारा किया, जल्दी आओ। मैनेल दौड़ पड़ा, लेकिन संक्रमित उसके पीछे पीछे आ गए। वो किसी तरह कूदकर हेलीकॉप्टर में चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर आसमान की ओर उठने लगा। मैनेल तेजी से आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी से संक्रमितों पर वार करने लगा। आवाज सुनकर गुंडे भी आ पहुंचे। उनके पास हथियार थे और वे हेलीकॉप्टर वाले इलाके में घुस गए। हालात बिगड़ते देख मैनेल और पायलट ने एक दूसरे को देखा और तुरंत योजना बनाई। मैनेल ने अपनी कुल्हाड़ी से गेट तोड़ दिया ताकि भीड़ सीधा अंदर घुस जाए। देखते ही देखते संक्रमितों का बड़ा झुंड हेलीकॉप्टर तक आ पहुंचा और गुंडों से भिड़ गया। इस अफरातफरी में हेलीकॉप्टर का इंजन चालू हो गया। पायलट ने उसे उड़ान भराई और नर्स ने मैनेल की ओर सीढ़ी फेंक दी ताकि वो ऊपर चढ़ सके। मैनेल सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसी तरह हेलीकॉप्टर में पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अब वो द्वीप तक बस कुछ ही दूर था। उसने फोन मिलाकर बहन बलन से कहा, दीदी मैंने सब पार कर लिया, हेलीकॉप्टर अब द्वीप पर उतरने वाला है। तभी उधर से बलन की घबराई हुई आवाज आई, भाई तुरंत लौट जाओ, यहाँ भी संक्रमितों का साया है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। और फिर कॉल कट गया। मैनेल का दिल दहल उठा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैनेल द्वीप पर उतरता है, ठान लेता है कि बहन और उसके परिवार को बचाकर लौटेगा और यही कहानी खत्म होती है। पुराने वक्त की बात है।
एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले। लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे। तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है। और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है। और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है। और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा। एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है। उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा, हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा, कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है। तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा, मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है। इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया। इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं।
मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा, तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा, जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया, जिस पर साबिर खान ने कहा, आली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा, जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा, बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बताया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो।